ऑलराइट बेटा, हेडिंग डालना है आपको सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री, है ना। अब देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ब्रांच है केमिस्ट्री का, राइट। सरफेस केमिस्ट्री डील्स विथ phenomena occurring on the interface of the two phases. Write it down. Surface chemistry deals with the phenomena occurring between interface between two phases. इंटरफेस या सरफेस बोलो। जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि बेटा देख, ये लिक्विड है और ऊपर ये ओपन एटमॉस्फेयर है, तो यहां पे क्या है, गैसेस, ये लिक्विड। ये जो आपके पास ये डेवलप होकर के आ रहा है, जिसको मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, दिस सरफेस, दिस इज बेसिकली आप बोल सकते हो गैस लिक्विड इंटरफेस। समझ रहे हो मैं बात कहां की कर रहा हूं? इधर की भी नहीं, इधर की भी नहीं, मैं बात बिल्कुल एकदम सरफेस पे कर रहा हूं। यू कैन कंसिडर इट लाइक अ बाउंड्री विच इज सेपरेटिंग वन सिस्टम विद द अदर सिस्टम। तो इसको और इसको अलग अलग फेजेस, और दो फेजेस के बीच में हमेशा एक हाइफन लगा के सेपरेट करता है। आपके लिए नोटेशन नया नहीं है, बल्कि अगर आपको याद हो तो हमने ऐसा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी कर रखा है। जिंक, जिंक 2+ एक्वस, याद आ रहा है? ये सॉलिड होता है, ये एक्वस, ये दो अलग अलग तरह के फेजेस हैं, तो इनको सेपरेट करने के लिए हमने हाइफन लगा रखा है। तो ये हम यूज करते थे। तो अभी हम बिल्कुल सरफेस पे देखने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है। तो आ जाओ एक लिक्विड को लेकर के। अच्छा, ये हो गया लिक्विड गैस। ऐसे ही आप मान लो एक सॉलिड ब्लॉक रखा हुआ है, निकल मान लो है ना, और इसके ऊपर मैंने हाइड्रोजन गैस कर रखी है। तो डॉट 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 डॉट, ये पूरे सॉलिड हैं, ये पूरा सॉलिड है। तो ये जो सरफेस है NiNH2, हमेशा ये भी देखो केमिकल रिएक्शन होता है तो हम हमेशा लिखते हैं ना H2 एंड देन हाइफन Ni। तो ये स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। तो सॉलिड गैस, लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड, तीन ही तरह के इंटरफेस बनेंगे। और क्या बनेगा? तीसरा क्या होगा? सॉलिड लिक्विड। मान लो यहां तक सॉलिड है, ऊपर तुमने लिक्विड रखा है, तो ये सॉलिड एंड लिक्विड, ये जो इंटरफेस है सॉलिड लिक्विड का, तो ये तीन तरह के इंटरफेस आएंगे। आप लिखो 3 टाइप्स ऑफ इंटरफेस, सॉलिड लिक्विड, गैस लिक्विड एंड गैस सॉलिड। डायग्राम बना के दिखा लो। जल्दी बनाओ, थोड़ा जल्दी जल्दी करो, हाथ चलाओ। ठीक है, गॉट इट? यहां तक क्लियर है? अब मैं आपको बात करूंगा, एक फिनोमिना है जिसको आप जानते हो एब्जॉर्प्शन के नाम से, और एक फिनोमिना आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जिसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, और एक आपने क्या पढ़ा होगा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन, क्या डिफरेंस है भाई इन दोनों में? एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, और ये क्यों होता है, ये दोनों चीजों के बारे में हम समझें। तो पहली बात ये समझ लो, जो एब्जॉर्प्शन है लीड्स टू होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। एब्जॉर्प्शन, मान लो मैं बोलूं कि गैसेस आर एब्जॉर्ब्ड इन द लिक्विड, इसका मतलब लिक्विड के अंदर, समझ रहे हो मेरी बात, लिक्विड के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी फिर वो क्या हो गया? एक सॉल्यूशन। ये बल्क फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना।
मतलब पूरा एकदम मॉलिक्यूलर लेवल तक होता है। एड्सॉर्प्शन ऑन द अदर हैंड डिक्रीजेस विथ डेप्थ फ्रॉम सरफेस। अब एग्जांपल मैं इसका लेके चलूं तो जैसे बेटा एक बात बताओ, यहां मान लो एक सरफेस है, सॉलिड सरफेस, ये मैंने मान लो सॉलिड ले लिया, और ऊपर गैसेस हैं। तो अगर इस सॉलिड को आप बहुत ध्यान से देखो तो ये बड़ा यूनिफॉर्म सा सरफेस नहीं होगा, बड़ा ही इरेगुलर सा होगा। तो क्या होगा, इनके जगहों पे गैसेस के पार्टिकल्स क्या होंगे, मल्टीपल लेयर बनाए होंगे। जो गैस का पार्टिकल है, जब इसको आप एक्सपोज करोगे तो शुरू में कई लेयर बना के रखा होगा, थोड़ा अंदर तक भी हल्का फुल्का, जहां पे जगह मिल रहा है वहां तक जाओ। इस जगह से देखोगे तो पहले तुम्हें बहुत ज्यादा पार्टिकल्स दिखेंगे, और फिर जैसे जैसे बल्क के अंदर घुसने की कोशिश करोगे, एक टाइम के बाद जीरो हो जाएगा, क्योंकि अंदर का कोई भी पार्टिकल एक्सपोज नहीं है। तो इट डिक्रीजेस विद डेप्थ ऑफ सरफेस, डेप्थ फ्रॉम सरफेस। सरफेस से जैसे जैसे नीचे आओगे, एड्सॉर्प्शन का जो एक्सटेंट है वो डिक्रीज करता है। इट इज अ सरफेस फिनोमेना। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बताओ फिर एड्सॉर्प्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, होता क्या है एड्सॉर्प्शन। बात ध्यान से समझना, एड्सॉर्प्शन मींस अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस। अट्रैक्ट करके अपने सरफेस पे चिपका के रखने के फिनोमेना को क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन। राइट इट डाउन। एड्सॉर्प्शन इज डिफाइंड एज attracting the molecule and retaining on the surface. Adsorption means attracting the molecule and retaining on the surface. Attracting the molecule and retaining on the surface. अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर ये अट्रैक्शन होता क्यों है सरफेस पे, ना। अगला क्वेश्चन तो ये भी आता है कि भाई सरफेस पे कोई चीज अट्रैक्ट क्यों होती है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा हम मॉलिक्यूल के एनर्जी प्रोफाइल को समझते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक डीप अंदर, आई मीन बिल्कुल ही अंदर है, राइट। तो मान लो मैंने लिक्विड वाटर ही ले रखा है बेटा, यू कैन जनरलाइज दिस। सो एक लिक्विड पार्टिकल जो अंदर का होगा, उसके चारों तरफ स्फेरिकली सिमेट्रिक तरीके से हर तरफ लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल्स, यहां पे भी है, 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 हर तरफ है। अब क्या होगा, तुम्हें मालूम है दो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होगा, टिल द टाइम दे आर कमिंग वेरी क्लोज, अट्रैक्शन होगा। तो ये इधर की तरफ अट्रैक्टेड होगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, हर तरफ अट्रैक्टेड होगा। क्योंकि ये सिमेट्रिकली अट्रैक्टेड है तो इसलिए नेट फोर्स इस पे क्या आएगा, जीरो। इसलिए फ्री है मूव करने के लिए। तो ये पूरा मूव भी करता है अनलेस ये कहीं कोलाइड कर जाए। तो लिक्विड के जो पार्टिकल का मूवमेंट है बड़ा जिगजैग टाइप में होता है। इसको प्रूव किया था एक ब्राउनियन मोमेंट, आपने सुना होगा ना, ऊपर पॉलन ग्रेन डाल करके फिर उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व किया था, उससे जनरलाइज किया था। तो लिक्विड के पार्टिकल इस तरीके से मूव करते हैं, बिल्कुल जैसे गैसेस के मूव करते हैं। फर्क ये है कि गैसेस में फोर्स को हम जीरो मानते हैं, यहाँ फोर्स होता है लेकिन नेट फोर्स जीरो हो जाता है। समझ में आ रहा है। अच्छा जी, चलो यहाँ की कहानी अलग हुई, लेकिन अब मैं एक पार्टिकल पकड़ता हूं जो बिल्कुल एकदम सरफेस के बिल्कुल नजदीक है या बिल्कुल सरफेस पे है। अब आप देखो इसको सर्कुलर प्रोफाइल में तो अलग अलग पार्टिकल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं,
लेकिन कितने लोग कह रहे हैं बाकी तो हेमीस्फेरिकल टाइप में अरेंजमेंट होगा, जो डीप बल्क लिक्विड के अंदर इस सरफेस के जो नीचे वाला पोर्शन है, हेमीस्फेयर के जो नीचे वाला पोर्शन है, वहां सारे पार्टिकल से उसको खींच रहे हैं। तो इस बार कितने लोग कह रहे हैं कि जो सरफेस पे रहने वाला पार्टिकल है उस पर नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का पार्ट नहीं है, इसको नीचे की तरफ इसलिए बोलते हैं सरफेस पे हमेशा रेसिडुअल फोर्सेस होते हैं जो चाहते हैं कि इसको बैलेंस करने की कोशिश करें। तो आपको मालूम है अगर ऊपर गैस के भी पार्टिकल ला दूं मैं, ये मान लो गैस, तो कितने लोग कह रहे हैं गैस का मॉलिक्यूल आपस में ही थोड़ा वीकली अट्रैक्टेड होता है, तो लिक्विड के साथ तो थोड़ा और बेटर अट्रैक्शन शो करेगा, है ना। तो इस वजह से जेन्युइन टेंडेंसी होती है सरफेस पे मॉलिक्यूल के रिटेन होने की, अट्रैक्ट होकर के रिटेन होने की। समझ गए रेसिडुअल फोर्सेस। ये तो हुआ मैंने लिक्विड के बारे में बताया। ऐसे ही आप इमेजिन करो कोई सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, तो इधर Na+, इधर Cl-, Na+Cl, अंदर तो पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, लेकिन ऊपर सरफेस पे फिर से रेसिडुअल फोर्सेस है। आप कोवलेंट ले लो, ग्रेफाइट या डायमंड, नीचे सब कुछ बॉन्ड के हिसाब से बैलेंस है, एकदम टॉप पे चले जाओ तो उनकी वैलेंसी ही कंप्लीट, भाई सरफेस पे जो होगा। तो हमेशा सरफेस पे एक रेसिडुअल फोर्स होता है, वो हमेशा टेंडेंसी रखता है मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने की, उसके वजह से ये सरफेस फिनोमेना अराइज होता है। समझ में आया? बोलो, एड्सॉर्प्शन समझ में आया? क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द रेसिडुअल फोर्सेस ऑन द बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट एट द टॉप मोस्ट सरफेस। ये बात लिख लो नोट करके। ये डायग्राम देखो, अच्छे से बनाओ और खुद से बना करके लिखो। मैंने क्या समझाया यहां से भाई, कि जो भी पार्टिकल बल्क में अंदर की तरफ होते हैं और जो पार्टिकल टॉप सरफेस पे होते हैं, दोनों का एनर्जी प्रोफाइल एक जैसा नहीं होता है। That's why we have residual forces at the surface। यही बोला था साक्षी, रेसिडुअल फोर्सेस। थोड़ा दिमाग खोल के रखो क्लास में। रेसिडुअल फोर्स एट द सरफेस। ठीक है, आ जाओ हम लोग देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स एसोसिएटेड विथ एड्सॉर्प्शन। हेडिंग डालो, थर्मोडायनेमिक्स बिहाइंड एड्सॉर्प्शन। थर्मोडायनेमिक्स बिहाइंड एड्सॉर्प्शन। अब देखो, मान लो मैं गैस का एड्सॉर्प्शन डिस्कस कर रहा हूं on solid surface. Let us consider the example of adsorption of gaseous molecules on the surface of solid. लिखो ये बात। Let us consider the example of adsorption of gaseous molecule on the surface of solid. है ना बेटा, लिख लिया आपने? तो चलिए मैं अभी सॉलिड सरफेस पे गैसेस के एड्सॉर्प्शन की बात कर रहा हूं। तो आप बताओ हो क्या रहा है? बेसिकली गैस विच आर कंप्लीटली फ्री is coming near to the solid surface,
एंड गैस इज गेटिंग अट्रैक्टेड बाई सॉलिड। मुझे एक बात बताओ, इस प्रोफाइल का डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन या प्रोसेस या एड्सॉर्प्शन क्या आपको लग रहा है? क्या नेगेटिव हो रहा है? बिल्कुल सही। अब बताओ, ये हो तो अपने आप रहा है, तो डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा एच माइनस। अगर ये नेगेटिव है, इसका मतलब एंट्रोपी ड्रिवन तो नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव होने का मतलब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, डेल्टा जी को ये पॉजिटिव बनाना चाहेगा। सो दिस इज ड्रिवन बाई एंथैल्पी चेंज। मतलब अंडरस्टूड क्या है? डेल्टा एच। समझ गए? और वैसे कॉमन सेंस लगाते तो भी समझ में आता कि जैसे जैसे ये गैस मॉलिक्यूल उसके अट्रैक्शन जोन में आएगा, अट्रैक्ट होता जाएगा, तो अट्रैक्शन डिक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, एनर्जी घटी तो एनर्जी निकलेगी। ये लिखो थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा जी नेगेटिव, तीनों प्रोफाइल नेगेटिव होते हैं, डेल्टा एस, डेल्टा एच एंड ये। क्या बोलोगे? एड्सॉर्प्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है? एंथैल्पी। ओके, adsorption is enthalpy driven change. Adsorption is enthalpy driven change. यहां तक समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, देखते हैं आप लोग क्या करते हो। देखिए क्वेश्चन लिखिए, अरेंज द फॉलोइंग गैसेस इन increasing order of tendency for getting adsorbed on solid surfaces. Increasing order of the tendency of getting adsorbed on the solid surface. आपको पहले डिस्कशन कर रहा हूं, चलो लेते हैं हाइड्रोजन, फिर लेते हैं CH4, फिर लेते हैं बेटा CO2, फिर लेते हैं अमोनिया। क्या लगता है आपको कौन ग्रेटर एक्सटेंट में एड्सॉर्ब होगा? कौन ग्रेटर एक्सटेंट में एड्सॉर्ब्ड होगा? बताइए। बोलिए बेटा, कौन सा इसमें ऐसा है जो ग्रेटर एक्सटेंट पे एड्सॉर्ब होगा? बोलिए क्या सोचते हो भाई? हाइड्रोजन। तुम क्या सोचते हो? तुम्हारा क्या सोच है? अमोनिया। अमोनिया कितने लोग बोलना चाह रहे हो? अमोनिया इज द राइट आंसर। क्या सोच के बोला? बेसिकली जो भी गैसेस का अपना खुद के लिए अट्रैक्शन बेटर होगा, वो सरफेसेस पे और आराम से अट्रैक्शन शो करेंगे। सो अमोनिया बीइंग अ पोलर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इजिली लिक्विफाइबल गैस है, वो इजिली एड्सॉर्ब होगा। एंड जिन गैसेस में बॉन्ड में पोलैरिटी ना हो, जिनमें मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम हो, जिनका खुद का लिक्विड बनने का टेंडेंसी बहुत मिनिमल हो, उनका बहुत डिफिकल्टी होता है। तो इसलिए बोलते हैं जिस भी गैस का हायर क्रिटिकल टेम्परेचर हो, वो इजिली एड्सॉर्ब हो। क्रिटिकल टेम्परेचर हायर का मतलब, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है भाई साहब? जिस, है ना,
समझ में आ रहा है? बोलो। क्रिटिकल टेम्परेचर वाटर का ज्यादा होगा या मीथेन का ज्यादा होगा? वाटर का। द टेम्परेचर अबव विच द गैसेस कैनॉट बी लिक्विफाइड, या ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे आने पे प्रेशर लगा के आप लिक्विड बना सको। तो लिक्विड किस में इजीली बना सकते हो, H2O का या फिर मीथेन का? H2O का, उसमें अट्रैक्शन बेटर है ना? तो आप बल्कि यहाँ पे ये पॉइंट भी लिख सकते हो, गैसेस विथ हायर क्रिटिकल टेम्परेचर कैन बी easily liquefied and they are more attracted on solid surfaces. They are more attracted on solid surfaces. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी है? अमोनिया की, फॉलोड बाई CO2, फिर CH4 और सबसे लास्ट में H2 ना। समझ में आया? क्लियर हुआ? मॉलिक्यूलर वेट क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं पता है कैसे देखते हैं? वही चीज तो यहाँ पे भी लगा रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिए क्या पैरामीटर होता है? मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पोलराइजेबिलिटी, सरफेस एरिया, यही सब देखते हैं। वही तो देखा मैंने यहाँ। मॉलिक्यूलर वेट को ध्यान दिया है इसको छोड़ने के बाद, क्योंकि ये सभी नॉन पोलर थे, तो मैंने वो देखा। समझ में आया सबको? क्लियर है ये टेंडेंसी ऑफ गेटिंग एड्सॉर्ब। ठीक है, सबको समझ में आ गया? हाँ, चलो बहुत बढ़िया है। अब आते हैं टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन समझते हैं। कितने तरह के एड्सॉर्प्शन होते हैं? लिखो, टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो देखो बेटा, दो तरह के एड्सॉर्प्शन होते हैं। एक होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, जिसको हम लोग फिजियो एड्सॉर्प्शन भी बोलते हैं, और एड्सॉर्प्शन। स्पेलिंग बताओ यार। ADSOR PTION ना, एड्सॉर्प्शन। ठीक है, सो फिजियो एड्सॉर्प्शन। दूसरा होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन, और कीमो एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फिजियो एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन या कीमो एड्सॉर्प्शन, है ना? क्या डिफरेंस है इन दोनों में? तो देखो, कई सारी ऐसी गैसेस हैं जो सरफेसेस पे सिर्फ वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस से ही जुड़ी रहती हैं। जैसे हमने आयोन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, इस तरह के अट्रैक्शन, या लंदन एंड डिस्पर्शन फोर्सेस। लेकिन कई बारी क्या होता है, कुछ गैसेस की टेंडेंसी ऐसी है कि उनके एटम्स इसके साथ केमिकली बाइंड हो जाते हैं। समझ रहे हो? अगर केमिकली बाइंड हो गए तो फिर बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, प्रॉपर बॉन्ड बना लेंगे, वो रिवर्सिबल नहीं होगा। नॉर्मली जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल इन नेचर होता है। तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, जो मॉलिक्यूल यहाँ चिपके हुए थे निकल के बाहर चले जाएंगे, मॉलिक्यूलर रैंडमनेस बढ़ जाएगी। और वैसे भी देखो, एड्सॉर्प्शन कैसा फिनोमेना है? एक्सोथर्मिक।
है ना। और एक्सोथर्मिक इक्विलिब्रियम अगर कभी भी हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वो पीछे आता है। तो जो आपका इंटरेक्शन यहाँ सॉलिड गैस का बना हुआ था वो ब्रेक होकर के पीछे की तरफ फ्री हो जाएगा, जिसको बोलते हैं, इधर को बोलते हैं एडजॉर्प्शन, पीछे को बोलते हैं डिसॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन डिक्रीज करेगा व्हाइल इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये मैं कब बात करूं, फिजिकल एडजॉर्प्शन। केमिकली एक बार बाइंड हो गया तो प्रेशर बढ़ाने घटाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो वो इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। तो सबसे पहले ये सबसे मेन पॉइंट हम लोग लिखना शुरू करेंगे। लिखो, इट अराइजेस, फिजिकल के बारे में बता रहा हूं, फिजियो एडजॉर्प्शन, राइट। It arises because of van der Waals forces, weak van der Waals forces, यहां लिखना, because of weak van der Waals forces। उसमें लिखो, it is caused by chemical bond formation। केमिकल के बारे में लिखवा रहा हूं, केमिकल बॉन्ड। अब ये कोवलेंट भी हो सकता है एंड आयनिक भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट लिखो, नंबर 2, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। फिजिकल एडजॉर्प्शन, रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ, मतलब ये इक्विलिब्रियम का साइन दिखा लें, रिवर्सिबल इन नेचर। दूसरा लगाओ इसके लिए, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। तीसरा पॉइंट सोच के बताओ क्या डिफरेंस होना चाहिए फिजिकल एडजॉर्प्शन केमिकल में। भाई फिजिकल एडजॉर्प्शन शुड नॉट बी स्पेसिफिक, कहने का मतलब कोई भी गैस आएगा वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस से चिपकेगा ही। अब कम ज्यादा चिपक सकता है वो अलग कहानी, एक्सटेंट बदल सकता है, बट फिजिकल एडजॉर्प्शन सभी गैसेस का होगा किसी भी सॉलिड सरफेस पे। केमिकल बॉन्ड बनाना सबके साथ पॉसिबल नहीं है। भाई कोई एलिमेंट है, हो सकता है ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी रखता हो, नाइट्रोजन के लिए रखता हो, हीलियम के लिए तो नहीं रखेगा ना। जरूरी नहीं है कि वो हाइड्रोजन के लिए रखे, जरूरी तो नहीं है। तो इसलिए याद रखना, केमिकल एडजॉर्प्शन इज स्पेसिफिक whereas physical adsorption is not specific। लिखो, physical adsorption is not specific, physical adsorption is not specific whereas chemical adsorption is specific। ना, अब देखो बात रेंज की करते हैं, राइट। इनके रेंज, मतलब आप बताओ बॉन्ड जो बन रहा है वो वीक बन रहा है या स्ट्रांग बन रहा है इसके केस में, फिजिकल के केस में वीक। तो इसका जो एनर्जी रेंज है वो किताबों में पढ़ोगे तो 20 से 40 किलो जूल पर मोल है। लिखो, इंथैल्पी ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन इज लो एंड यूजुअली इन द रेंज 20 to 40 किलो जूल पर मोल। enthalpy of physical adsorption is low and usually in the range of 20 to 40। आप समझ सकते हो, वॉन डर वाल्स फोर्सेस इसी के रेंज के आसपास होते हैं। आप लिखो, whereas enthalpy of adsorption of chemical, enthalpy of chemical adsorption is very high। enthalpy of chemical adsorption is very high, कितना होता है 80 से लेकर के कम से कम 80 वैल्यू है, और बॉन्ड स्ट्रांग होता गया तो 250-300 तक पहुंचेगा। सो 80 to 240 किलो जूल ऐसे लिखा हुआ है बुक में, रेंज वही लिख लेना। गॉट इट? हाँ, आओ टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। ये बताओ, जब हम फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड जाएगा या पीछे आएगा, बैकवर्ड आएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक है ना। तो ये बात लिखो, लिखो, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन।
low temperature is favorable for physical adsorption and the extent of physical adsorption decreases on increasing temperature. The extent of physical adsorption decreases with increase in temperature. समझ आ रहा है ना सबको ना? आप वो लिख सकते हो क्योंकि इक्विलिब्रियम कैसा है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ आता है, तो यही। जबकि केमिकल एडसॉर्प्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। केमिकल एडसॉर्प्शन के अंदर अगर आप देखो तो बहुत हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, क्योंकि उसे प्रॉपर बॉन्ड बनाना है, तो अपने पुराने बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा तब बनाएगा वो। तो उनको तोड़ने के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन काफी ज्यादा चाहिए। तो लो टेम्परेचर पे केमिकल एडसॉर्प्शन देखने को ही नहीं मिलता है। केमिकल एडसॉर्प्शन यूजुअली ऑब्जर्व्ड एट हायर टेम्परेचर। तो अगर मेरी बात सुनो, पहले भी खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से सुनो। केमिकल एडसॉर्प्शन का एक्सटेंट शुरू ही हाई टेम्परेचर पे होगा। तो अगर इसको ऐसे बोला जाए कि इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो एक रीजनेबल एक्सटेंट तक ओके है। क्यों रीजनेबल एक्सटेंट तक ओके है बोल रहा हूं? क्योंकि एक बार बॉन्ड बन गया तब तो टेम्परेचर राइज करने का कोई फायदा नहीं है, तो यील्ड थोड़ी पुअर होगी, लेकिन जो बाइंडिंग कैपेबिलिटी थी वो तो बढ़ी ही ना। अगर टेम्परेचर लो करते, भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोनों के केस में है, वो चाहे केमिकल हो या फिजिकल। फर्क ये है कि फिजिकल इज रिवर्सिबल इन नेचर वेयर एज केमिकल इज, इसलिए वहां एडसॉर्प्शन डिक्रीज करने जैसा कोई काम सिग्निफिकेंट नहीं होता है, इसलिए वहां ये वर्ड यूज करते हैं। अदरवाइज दोनों में इक्विलिब्रियम के हिसाब से देखे तो एक ही जैसा नेचर है, बट फर्क बस इतना है कि एक रिवर्सिबल है, दूसरा इरिवर्सिबल। ये बात लिखो, आप तो लिखो। केमिकल एडसॉर्प्शन इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड एट हायर टेम्परेचर because it requires higher activation energy. It requires higher activation energy. जबकि फिजिकल एडसॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी का कोई बैरियर नहीं होता है। नो एप्रिसिएबल एनर्जी activation energy is needed for physical adsorption. No considerable activation energy is needed for physical adsorption. अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा डिफरेंस है फिजिकल एंड केमिकल में। आप एक बात बताओ, मैं ऐसे ही बस पॉइंट थ्रो कर रहा हूं, आप क्लासिफाई करो। बताओ मुझे कि इन दोनों में से एक ऐसा होगा जो सिर्फ सिंगल लेयर सरफेस के ऊपर बना पाएगा, और दूसरा ऐसा है जो मल्टीपल लेयर बना सकता है। तो आपके हिसाब से कौन मल्टी लेयर होगा और कौन सिंगल लेयर का होगा? बिल्कुल सही। केमिकल एडसॉर्प्शन सिंगल लेयर का होगा, जबकि फिजिकल एडसॉर्प्शन, ये बात लिखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था ये ना, मल्टी लेयर। ठीक है बेटा, कर लिया सबने यहां तक? अब हेडिंग डालिए आप, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म को समझते हैं। एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। अब ये एडसॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? मतलब किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे प्रेशर बदल करके ये चेक करना कि एडसॉर्प्शन का जो रेट है या एक्सटेंट है वो किस हिसाब से वेरी कर रहा है। लिखो, इसके बारे में लिखो, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म लिखो। द वेरिएशन ऑफ द अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब्ड, द वेरिएशन ऑफ
the variation of amount of gas adsorbed by the adsorbent, adsorbent बोलते हैं बेटा जिस सरफेस पे चीजें एड्सॉर्ब हो रही। तो मतलब अगर आप बात करो, ये अगर सॉलिड है और ऊपर गैसेस हैं, तो गैसेस को बोलते हैं एडसॉर्बेट और इसको बोलते हैं एडसॉर्बेंट। ये एडसॉर्बेंट जिसपे, जिसे सॉल्वेंट वैसे रिलेट करो ना, सॉल्वेंट, सॉल्वेट, सॉल्यूट, सॉरी सॉल्वेट बोलो, सॉल्वेंट है ये, सॉल्यूट है। तो एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट। तो मैं ये बोल रहा था, द वेरिएशन ऑफ द अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब बाई द एडसॉर्बेंट विथ प्रेशर, the variation of amount of gas adsorbed by adsorbent with pressure at constant temperature, with pressure at constant temperature, in the form of graph या curve is termed as एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। तो देखो ऐसे दो आइसोथर्म हैं, एक है लैंगमिर और एक है फ्रेंडलिच। ये दो अलग अलग एडसॉर्प्शन आइसोथर्म है। हालांकि बहुत पुराने एनसीईआरटी में दोनों दे रखा था, 5-10 साल पहले एक गायब किया, अब के एनसीईआरटी में तो तुम्हारा यही गायब कर दिया है, एब्जॉर्प्शन ही गायब कर दिया है। अभी रिसेंट वाले में नहीं है ना, तुम लोगों वाले में जो रिसेंट अभी है। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में अब वही बात होगी कि भाई कौन फिजिकल दिखा रहा है, कौन केमिकल। तो फिजिकल एडसॉर्प्शन जनरली टेकन केयर बाय फ्रेंडलिच। में स्पेलिंग लिख रहा हूं, आप लोग लिख लेना, FREUND। फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। एंड दूसरा है लैंगमिर। लिखो LANGMUIR। फ्रेंडलिच एंड लैंगमिर आइसोथर्म। ठीक है, इनका जो मॉडल है, ये जो आइसोथर्म है, इनका क्या एजम्पशन है? बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट ओनली मोनोलेयर इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन। लिखो, बेस्ड ऑन एजम्पशन ओनली मोनोलेयर फॉर्मेशन या मोनोलेयर एडसॉर्प्शन। और इनका एजम्पशन क्या है? मल्टीपल लेयर एडसॉर्प्शन। क्या समझ सकते हो इससे कि ये कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फिजिकल को, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इन्होंने जो ग्राफ दिया वो ऐसा दिया कि, बात ध्यान से समझना, जो एक्चुअल वैल्यू है वो समझाता हूं। एक्चुअल वैल्यू ये है x/m। व्हाट इज m हियर? मास ऑफ एडसॉर्बेंट। x क्या है? आप मोल में एक्सप्रेस कर लो, मास में एक्सप्रेस कर लो, इट्स अप टू यू, बट यूजुअली मास बाई मास रहता है। भाई कितना ग्राम हमारा
कोई गैस एड्सॉर्ब हुआ पर ग्राम ऑफ द एड्सॉर्बेंट। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये x/m ये क्या है? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, और यहां प्रेशर, इनके बीच में ग्राफ इन्होंने समझाया। तो भाई जो जनरल ग्राफ आता है वही मैं बना के आपको दिखा दे रहा हूं, एंड फिर जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन जो ग्राफ होते हैं वो ऐसे। तो इन्होंने जो समझाया, किसने? फ्रेंडलिस्ट ने। इन्होंने बताया कि x/m proportional to p to the power 1/n, और x/m को इन्होंने k p to the power 1/n, जहां पे k एंड 1/n को इन्होंने कांस्टेंट बताया, बट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड? ऑन, हाँ जी, गैस एंड सॉलिड। जो भी गैस लिया और जो सॉलिड लिया उसके नेचर पे डिपेंड कर, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ gas and solid taken for monitoring the adsorption ना, ये वैल्यू। अब इस इनकी वैल्यू से देखो तो तुम्हें क्या समझ में आएगा कि जो x/m है, ध्यान से समझना, जहां पे इन्होंने n की वैल्यू को बताया कि n की वैल्यू 0 से बड़ी 1 से छोटी होती है, 0 to, इनके बीच में है कोई वैल्यू लेकिन कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? अब जैसे मान लो एक बीच वाला फिगर ले लेते हैं, या एक कोई वैल्यू ले लो, सॉरी यार मैंने मतलब उल्टा ही बता दिया बिल्कुल ही, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1, हाँ तभी मैं ग्राफ ही नहीं आएगा, माय बैड। जहां पे n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, वरना ये सैचुरेशन वाली चीज आएगी क्या? नहीं आ पाएगी। p टू द पावर 1/2 करो, n की वैल्यू ग्रेटर देन, मैं इस पूरे पावर के बारे में सोच रहा था, पूरा पावर का जो वैल्यू होता है, यानी 1/n की वैल्यू 0 से 1 में रहेगी, तो कहने का मतलब बेटा n विल बी ग्रेटर देन 1। समझ में आया? वरना ये ग्राफ ही नहीं आएगा, खुद सोचो ना, मैथमेटिकली गलती हो गई मेरे से। सो n ग्रेटर देन 1 आएगा। अब तुम एक वैल्यू लेकर के चलो, n की वैल्यू 2 ले लो मान लो, तो n की वैल्यू 2 ले लोगे तो x/m विल बी इक्वल टू k टाइम्स p टू द पावर 1/2। ये सुनो भाई, कोई गैस और सॉलिड का कॉम्बिनेशन के लिए ऐसा आ रहा है। अब तुम्हें मालूम है √x का ग्राफ यार नेवर एंडिंग ग्राफ होता है, ये ऐसे जाता जाएगा जाता जाएगा ऐसे करके, isn't it? इनफाइनाइट पे कहीं जाकर के सेचुरेट हो। ये सुनो, जबकि रियलिटी में जो ग्राफ होते हैं एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन ग्राफ, वो क्या होता है कि यहां से यहां तक तो ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद वो सेचुरेट हो जाएगा। भाई 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर तक तो समझ में आता है, प्रेशर बढ़ाते जाओगे लेयर्स लेयर्स बनते जाएंगे, बट एक बार यार ढंग से ढक गया वो 8-10 लेयर 15 लेयर बन गया, अब यार उसके पास जान ही नहीं बचा कि वो किसी को अट्रैक्ट कर सके। समझ रहे हो ना, सॉलिड की बात कर रहा हूं, तो उसका फोर्स ही वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, या बिल्कुल इतना कम पहुंच पा रहा है कि थर्मल एनर्जी उसको स्टेबल ही नहीं होने दे रहा वहां पे। तो एक टाइम के बाद सेचुरेशन आ जाएगा, जो कि इनके फॉर्मूले से कहीं सेचुरेशन होता हुआ देख नहीं रहा है, तो ये इनकी एक कमियां भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रही ग्राफ। अब इसमें तुम लॉगरिथम ले लो, ये तो इनकी खैर कमी है, बट जनरल ग्राफ का नेचर इन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया। अगर मैं सेचुरेशन स्टेट को हटा दूं तो दिस ग्राफ एक्सप्लेन्स रिलेटिवली वेल अबाउट द बिहेवियर ऑफ एड्सॉर्प्शन। राइट इट डाउन। x क्या है? मास ऑफ द गैस adsorbed, and what is m? Mass of adsorbent taken.
यानी mass of the gas adsorbed per unit mass of adsorbent. This is defined as this whole x by m. x by m को क्या बोलते हैं? Extent of adsorption. Adsorption. समझ गए? ये कौन सा ग्राफ था? इस ग्राफ के बारे में लिख लिया ना सबने? हाँ, अच्छा जी, एक पॉइंट लिखना है इसके बारे में। तो लॉगरिथम ले लो, तो log x बाई एम का log p के रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करो। ड्रॉ दी ग्राफ, लिखो, ड्रॉ दी ग्राफ बिटवीन log x बाई एम वर्सेस log p, log x बाई एम वर्सेस log p। करिए बेटा। लिख लिया आपने? क्या लिखा? क्या बनाया आपने? हाँ जी, x बाई एम इज इक्वल टू के पी टू द पावर 1 बाई एन, लॉग ऑफ x बाई एम टू द बेस e ले लो तो log k प्लस 1 बाई एन लॉग p आ गया। चलो, यहां तो खैर बेस कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बेस 10 हो या जो भी हो, तो यहाँ पे ग्राफ कैसा आएगा? log x बाई एम वर्सेस log p। कैसा ग्राफ आएगा बेटा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू नॉट ओरिजिन। ठीक है, log k यानी समवेयर इसका जो स्लोप होगा 1 बाई एन और इंटरसेप्ट कितना होगा? log k। कर लिया ना? ये क्या था? फ्रेंडलिच आइसोथर्म, जो कि क्या assumption पे बेस्ड है? दैट एड्सॉर्प्शन इज सिंगल लेयर और मल्टी लेयर? मल्टी लेयर जी। ओके एवरीबॉडी। अच्छा, अब इनकी कमियां देखते हैं। क्या कमियां हैं भाई? व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ फ्रेंडलिच? लिखो, ड्रॉबैक ऑफ फ्रेंडलिच आइसोथर्म। ये ऊपर लिखा था ना? नहीं, अब कौन सा? उससे कोई मतलब नहीं है ना, वो तो ये जो इस तरीके से कर्व होता जा रहा है, प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ कम होता जा रहा है, ये कब आएगा? जब मल्टीपल लेयर बनेगा तभी ना। किसी में दिखाया तो ये हुआ, तो मल्टीपल लेयर का फॉर्मेशन। भाई अगर सिंगल लेयर का फॉर्मेशन होता तो ये ग्राफ ग्रेजुअली इंक्रीज क्यों करता? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन मल्टीपल लेयर्स बन रहा है तभी तो इंक्रीज कर रहा है ना। बोलो। हाँ, अब प्रॉब्लम ये है, इनके साथ प्रॉब्लम ये है, ग्राफ के साथ प्रॉब्लम ये है कि n की वैल्यू कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं हो सकती। ये इनका डिमेरिट है। वे n की वैल्यू कैसे कांस्टेंट कर सकते हो आप? n कांस्टेंट कर दोगे तो सैचुरेशन कभी नहीं आएगा, जबकि प्रैक्टिकली वो हमेशा हायर प्रेशर तक जाते जाते ग्राफ सैचुरेट हो जाएगा। ये बात लिखो नोट करके। लिखो, experimentally the extent of adsorption first increases with increase in pressure
but at higher pressure, saturation occurs. Okay, which can't be explained by Langmuir. कौन सा था ये भाई साहब? Freundlich isotherm, which can't be explained by Freundlich isotherm. So ideally अगर इसमें मॉडिफाई करो तो क्या होना चाहिए? मॉडिफिकेशन करो तो क्या होना चाहिए? देखो ध्यान से, देखो बेटा, मॉडिफिकेशन करो तो क्या होना चाहिए कि जो एकदम लोअर प्रेशर है वहां पे स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, फिर कुछ टाइम के बाद ये कर्व के फॉर्म में जाना चाहिए, और फिर कुछ टाइम के बाद बिल्कुल सैचुरेशन की तरफ चले जाना चाहिए। तो ये 3 जोन बन रहे हैं, मान लो OA, AB एंड BC जोन। OA के अंदर क्या होना चाहिए? N का वैल्यू 1, ताकि x/m की वैल्यू क्या हो सके? Kp, लीनियर वेरिएशन एट लो प्रेशर। मॉडरेट प्रेशर पे N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बिटवीन ग्रेटर देन 1, यानी 1/n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी, यूजुअली 0.1 से 0.5 होता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? 1/n की, यूजुअली 0.1 से 0.5 होता है। एंड एट हाई प्रेशर, n की वैल्यू क्या हो जाए? टेंडिंग टू 0, ताकि 1/n क्या हो जाए? टेंडिंग टू, एक मिनट, कुछ गलत हो रहा है क्या? हाँ, n टेंडिंग टू इंफिनाइट, या 1/n टेंडिंग टू क्या हो जाए? तो यानी इंडिपेंडेंट आ जाए। एट हाई प्रेशर x/m विल बिकम k, p पे पावर क्या हो गया? 0। तो ये एक्सपेरिमेंटली अगर हम इस चीज को करने की कोशिश करें तो इस तरह का आता है। तो मतलब ये पूरी तरीके से रेंज को डिपेक्ट नहीं कर पाता है कि एक्चुअल जो आइसोथर्म मिलते हैं और जो उनके फॉर्मूला से आता है, दोनों मैच नहीं करता है। ठीक है, यहां तक हो गया जी। चलो देखा जाए। आइए लैंगमुइर आइसोथर्म के बारे में समझते हैं, जो कि क्या एज्यूम करते हैं? मोनोलेयर फॉर्मेशन। ठीक है, उनका बड़ा सीधा सा हिसाब है। वो क्या एज्यूम करते हैं कि भाई देखो, सरफेसेस सिंगल लेयर बन रहा है, तो इसमें ऐसे ऐसे करके इन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई ये साइट्स हैं, ये साइट्स हैं जहां पे आके गैसेस चिपकेंगे। पहले इसमें क्या होगा? जब गैसेस आएंगे, जब पूरी तरीके से फ्री है, तो गैसेस इसके अंदर जा जा करके चिपकेंगे। जब एक बारी डिसेंट इनफ भर गया है, तो डिसॉर्प्शन होने की भी टेंडेंसी होती रहेगी। तो एट इक्विलिब्रियम ये जो डिसॉर्प्शन की टेंडेंसी है, एडसॉर्प्शन की टेंडेंसी है, दोनों इक्वल होंगी। उनके रेट को इक्वलाइज करके इन्होंने एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन को लिखा। क्या बोला इन्होंने? वैल्यू x/m, यूजुअली इसको थीटा लिखा रहता है, इज इक्वल टू, है ना, b टाइम्स प्रेशर अपॉन 1 प्लस b टाइम्स प्रेशर। ये इन्होंने किया। p क्या है बेटा? वहां पे प्रेशर है। a क्या है? लैंगमुइर कांस्टेंट है।
गॉट इट? ए क्या है अपना, सॉरी ए मैं बोल रहा हूं, बी क्या है, लैंगम्यूर कांस्टेंट है, एंड पी क्या है वहां पे, प्रेशर। गॉट इट? अब आप इस ग्राफ को देखो, ये बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा इस पूरे बिहेवियर को। आप देखो ये ए बी सी वाला जो जोन था उसको करेगा कैसे, जब प्रेशर की वैल्यू बहुत कम हो, ध्यान से सुनो इधर, इफ द प्रेशर इज वेरी वेरी लो, कितने लो करे, ये टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो x बाई एम विल बिकम b टाइम्स p, जो कि लीनियर ग्राफ को सपोर्ट करता है। एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए तो कितने लोग कह रहे हैं कि फिर p से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो क्या बन जाएगा, b अपॉन 1 बाई पी प्लस बी, ये सुनो ये टर्म कहां चला जाएगा, 0, तो b अपॉन बी मतलब कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा यार उसमें, ठीक है, सेचुरेशन को रीच कर गया। गेटिंग माई पॉइंट? तो इनके ग्राफ को ज्यादा रेलेवेंट माना जाता है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने क्या समझ लिया, एज्यूम क्या किया, मोनोलेयर फॉर्मेशन। तो ठीक है, तो चलो इन ग्राफ के बारे में आएगा कभी कभी क्वेश्चन, एंड कभी इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन के बारे में पूछेगा, तो आप इसको दोनों को नोट कर लो, बात खत्म करते हैं इसको। दोनों कंडीशन दिखा लेना, एंड बीच वाला तो कर्व आएगा ही आएगा। ठीक है, अगला हेडिंग डालो, एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। ओके, तो देखो जैसे मैंने आपको बात किया कि भाई गैसेस का एड्सॉर्प्शन सॉलिड सरफेसेस पे होता है, ठीक वैसे ही बेटा अगर आप पाउडर्ड फॉर्म में कोई सॉलिड पार्टिकल सॉल्यूशन में डालते हो, तो वो जो सॉलिड सरफेसेस अंदर जा रहे हैं वो अपने अगल बगल के सॉल्यूट पार्टिकल को भी अपने ऊपर चिपका सकते हैं। इसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। राइट इट डाउन, लिखो, सॉलिड कैन एड्सॉर्ब सोल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशंस ऑल्सो, solid can adsorb solutes from solution also. Okay, एक एग्जाम्पल लिख लो, when a solution of acetic acid in water is shaken with charcoal, a part of the acid is adsorbed by the charcoal, a part of the acid is adsorbed by the charcoal, and the concentration of acid decreases in water. The concentration of acid decreases in water, है ना? Got it? तो ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे सॉल्यूशन में से। कई जगहों पे देखो आप, कई जगहों पे आप देखो किसी स्पेसिफिक पिगमेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए भी हम चारकोल डालते हैं कि वो अपने सरफेसेस पे उनको स्टिक कर ले, और जैसे इंक वगैरह अगर अंदर गिर जाए तो उसको गायब करना हो, चारकोल डाल के छोड़ दोगे तो धीरे धीरे इंक क्या होता है, पिगमेंट्स होते हैं,
वो पार्टिकल्स जाकर के सॉलिड पार्टिकल उस सॉलिड सरफेसेस पे चिपक जाते हैं, तो धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। हाँ बिल्कुल, फिल्ट्रेशन, चलो वो तो कोएगुलेशन का मेथड है, वो बिल्कुल थोड़ा अलग है, वो कोलाइडल का बात है, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। चलिए, तो अब इनके बारे में कुछ लिखिए। ऑब्जर्वेशंस इन केस ऑफ एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। लिखो, ऑब्जर्वेशंस इन केस ऑफ एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। क्या क्या ऑब्जर्वेशन भाई फिगर आउट किया गया है? सबसे पहला लिखो, द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बिल्कुल जैसे फिजिकल एडसॉर्प्शन हो रहा था वैसे यहां पे भी देख रहे हैं, तो ये गैस नहीं है, ये देखो गैस तो नहीं है ना सॉल्यूशन, मतलब ये भी कहीं ना कहीं कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा, तभी तो ऐसा रिवर्स हो रहा है। the extent of adsorption decreases with increase in temperature। दूसरा लिखो, the extent of adsorption increases with increase in surface area of adsorbent। the extent of adsorption increases with increase in surface area of adsorbent। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बेटा, इधर देखो, यहां से आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन बड़ा फेमस रहता है, उसमें पूछता है कि भाई कौन से केस में सबसे अच्छी तरीके से एडसॉर्प्शन होगा। उसका आंसर तब आप कर पाओगे जब ये पॉइंट समझ पाओ। देखो, जैसे मान लो मैंने गैसेस को एडसॉर्ब करना है, मान लो एक CO2 का गैस है अंदर पूरे भरे हुए, और मैं यहाँ पे मतलब चारकोल ले रहा हूं 1 ग्राम, या कोई एक क्यूबिकल फॉर्म में सॉलिड ले रहा हूं, मान लो मेटल ही ले रहा हूं, वो 1 ग्राम का एक क्यूब ले रहा हूं, यहां ऐसे पड़ा हुआ है। इसमें एडसॉर्प्शन ज्यादा बेटर होगा, या मैं इसी को 2 पार्ट में तोड़ दूं, यहां बीच से इसको कट कर दूं, तो कट करने के बाद क्या होगा भाई, नए सरफेसेस बन जाएंगे। ये सुनो, बोलो, नए सरफेसेस बन जाएंगे बेटा। तो ये जो नया सरफेस बन गया जिसको मैंने यहां हाईलाइट किया है, तो कितने लोग कह रहे हैं ये नए सरफेस पे और पार्टिकल्स आकर के चिपक सकते हैं। इसको फर्दर मैं ब्रेक डाउन कर दूं तो और नए सरफेसेस, इसलिए बोलते हैं पाउडर्ड फॉर्म में जितना करो, जितने टुकड़े कर सकते हो, उतना ज्यादा बेटर होगा उसका एडसॉर्प्शन टेंडेंसी। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि सरफेस एरिया अगर एडसॉर्बेंट का बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। और पता सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका हो सकता है पर ग्राम, जब आप उनको इतना छोटा कर दो कि वो माइक्रोमीटर नैनोमीटर के डायमेंशन में आ जाए, और उस डायमेंशन वाली चीजों को बोलते हैं कोलॉइडल्स। क्या बोलते हैं? तो कोलॉइडल से ज्यादा सरफेस एरिया किसी का भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद का जो स्टेज है वो प्योर सोल्यूशन का है, उस रेंज में हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। कोलॉइडल तक तो बनाने के लिए हम फिर भी अपने तरीके से। सो कभी पूछा जाए कि एडसॉर्प्शन सबसे अच्छा किस में होगा, तो आंसर तो अनडाउटेबली है, फाइनली डिवाइडेड चीज है, लेकिन उससे भी नेक्स्ट लेवल की चीज क्या है, कोलॉइडल। क्योंकि उसमें जो पार्टिकल के रेंज होते हैं, जिस डायमेंशन में वो कोलॉइडल होता है, वो नैनोमीटर से माइक्रोमीटर का रेंज है, जो कि नॉर्मली आप पाउडर फॉर्म में कभी नहीं पहुंच पाओगे उतना दूर तक। कोलॉइडल हैव द हाईएस्ट सरफेस एरिया पॉसिबल ना, इतने। तो आप ये बात लिख लो, finally divided particles have more surface area and colloidal have much more surface area than finally divided particles। ओके हर्षो, आ रहा है बात समझ में? बोलो, चलो। सो द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन, मैंने क्या लिखवाया था आपको, the extent of adsorption increases with increase in surface area of the next लिखो, the extent of adsorption depends on the concentration of the solute in the solution। नेचुरल सी बात है भाई। देखो, नॉर्मल गैसेस के केस में क्या हो रहा है, जो x/m था वो किसके प्रोपोर्शनल था, प्रेशर पे पावर 1/n के, नॉर्मल गैसेस के केस में। अब जब सॉल्यूशन के बारे में बात करोगे, तो ये जो गैस के पार्टिकल है वही यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं।
तो अब इनका अमाउंट कैसे बढ़ा सकते हो? इनका कंसंट्रेशन बढ़ा करके। इसलिए यहां पे क्या होगा, x/m प्रोपोर्शनल टू c टू द पावर 1/n। लिखो ये बात, द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। ओके, दैट इज x/m proportional to c to the power 1/n। बिल्कुल जैसा फ्रेंडलिच आइसोथर्म था, बिल्कुल वैसे ही कहानी है। एंड ऑफ कोर्स जो हमारा कांस्टेंट निकल के आएगा k टाइम्स c टू द पावर 1/n, ये जो वैल्यू है ये डिपेंड किस पे करेगा, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट ना, ये भी लिख लो। द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, यानी सोल्यूट एंड द सॉलिड टेकन। Nature of adsorbent and adsorbate। Got it? बोलिए बेटा। हाँ, तो आप वो कहानी लिख लो, ये लिख लो। बाकी ग्राफ वगैरह बनाने के लिए आए तो बिल्कुल जैसे आपने बनाया था वैसे ही जाएगा ये भी एक्सपेरिमेंटली। x/m यहाँ कंसंट्रेशन हो जाएगा वहां की जगह पे। ओके, सो ये सरफेस केमिस्ट्री के देखो दो हिस्से हैं मेनली, अगर बोला जाए कैटालाइसिस अगर हटा दें जो एडवांस के सिलेबस में नहीं है, तो दो पार्ट है, एक ये है एड्सॉर्प्शन और दूसरा पार्ट क्या है, कोलॉइडल। तो कोलॉइडल देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। दैट्स ऑल।